सुप्रभात बच्चों, कक्षा 12 के आज के वर्चुअल लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम प्रत्यावर्ती धारा पाठ कर रहे थे, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज जो हम टॉपिक करेंगे उसके अंतर्गत वो है एलसी परिपथ में आवेश का दोलन, दैट इज ऑसिलेशन ऑफ अ चार्ज इन एलसी सर्किट। इस चित्र में आपको एक संधारित्र सी के सिरे पर बैटरी, ये संधारित्र है, इसके सिरे पर एक बैटरी जुड़ी है और संधारित्र का संबंध एक प्रेरक इंडक्टेंस यहाँ आपको दिख रहा होगा प्रेरक के साथ है। अब कुंजी के को बंद रखकर संधारित्र को पूर्ण रूप से आवेशित करते हैं। जैसे ही आप इस कुंजी के को बंद करेंगे ये पूरी तरह चार्ज होगा। संधारित्र जो है वो पूर्ण रूप से आवेशित चार्ज होगा। पूर्ण रूप से आवेशित संधारित्र का मान आवेश की मात्रा Q0 है। ठीक है, हम उसको कितना मानेंगे? Q0। संधारित्र की प्लेटों के मध्य वैद्युतस्थैतिज ऊर्जा UE होगा, जिसका मान आपने अपने पहले पाठ में ही पढ़ा था कि किसी संधारित्र में जो ऊर्जा होती है कितना मान होता है? Q0²/2C। चूँकि परिपथ में कोई धारा नहीं है अतः प्रेरक में ऊर्जा इस वक्त कितनी होगी? 0 होगी। अतः LC परिपथ में कुल ऊर्जा कितनी होगी? एक आपका ये जो संधारित्र की वजह से आया, और चूँकि परिपथ में धारा नहीं है तो प्रेरक में धारा ऊर्जा जो है वो 0 है, तो एक उसकी वजह से जो है आपका जो है टोटल जो होगा वो आपके प्लेट संधारित्र की प्लेटों की वजह से ही होगा। कुंजी हटा लेने पर संधारित्र प्रेरक से होकर विसर्जित होने लगेगा। ठीक है, जैसे हम इसको हटा देंगे कुंजी से तो अब ये डिस्चार्ज होने लगेगा। ठीक है, किसकी हैबिट है अपने ही कॉज को अपोज करना, तो ये डिस्चार्ज, ठीक है, विसर्जित, आवेशित का उल्टा विसर्जित, तो आवेशित हो रहा था अब विसर्जित होने लगेगा। जैसे जैसे धारा बढ़ती है प्रेरक में चुंबक क्षेत्र स्थापित होने लगता है तथा प्रेरक में चुंबकीय ऊर्जा संचित होने लगती है। जब धारा अधिकतम मान I0, ये आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू अधिकतम मान पर पहुंच जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 12 LI0²। ये सेल्फ इंडक्टेंस है, ये I करंट है जो उसका अधिकतम मान है, करंट वैद्युत का अधिकतम मान जो प्राप्त होता है। इस समय संधारित्र में कोई वैद्युत स्थितिज ऊर्जा नहीं होती। अधिकतम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा के मान के बराबर होता है, अर्थात 12 LI0² किसके बराबर होगा? Q0²/2C। संधारित्र के निरावेशित होने पर परिपथ में धारा की कमी होती है, जिसके कारण प्रेरक से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में कमी होती है। ठीक है, जब हम निरावेशित कर रहे हैं तो धारा में कमी हो रही है, जिसके कारण जो संबंधित प्रेरक संबंधित चुंबकीय फ्लक्स है उसमें कमी होती है। फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब परिवर्तित हो रहा है, के कारण प्रेरक में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। लेंज के नियमानुसार इस धारा की दिशा धारा के पूर्व दिशा में होती है। फलस्वरूप संधारित्र की प्लेट B धनावेशित होने लगता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, धनावेशित होने लगता है। पुनः चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होने लगती है। ठीक है, यहाँ क्या था स्टार्टिंग में? ये प्लस था, अब कौन सा प्लेट हो रहा है? बी प्लेट जो है वो धनात्मक पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस देखिए। जब संधारित्र विपरीत दिशा में विसर्जित होने लगती है, इसके फलस्वरूप प्रेरक में धारा बढ़ने लगती है, क्योंकि विपरीत दिशा में हो रही है। जब प्रेरक में धारा अपने महत्तम मान I0 को प्राप्त कर लेती है तो संधारित्र के वैद्युत क्षेत्र में स्थित संपूर्ण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा Q0²/2C का पुनः चुंबकीय क्षेत्र की गतिज ऊर्जा UB कितनी हो जाएगी? 12 LI0² का रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा? संधारित्र के पूर्ण रूप से निरावेशित होने पर प्रेरक से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में कमी आती है, जिसके फलस्वरूप परिपथ में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है तथा संधारित्र की प्लेट A धनावेशित हो जाती है तथा प्रेरक के चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। तो आप देख रहे हो किस तरह से ये काम कर रहा है। देखिए, ये बार बार जो है अपना चेंज करता है। पहले आपका क्या था? ये प्लेट A पॉजिटिव प्लेट थी, B आपकी नेगेटिव थी। फिर जब हमने इसको ओपन किया तो इसमें चेंज आया, चेंज किया, ये इसका आपका तब दिखा रहा था इंडक्टेंस में कि इधर से धारा आप में इंडक्टेंस में आपका हो रहा है।
उसके बाद वाली कंडीशन में क्या हुआ, बी पॉजिटिव हुई और ए। इस वक्त जो इंडक्टेंस है, जब कुंजी निकाली तो इंडक्टेंस से जो धारा की दिशा थी वो इस तरफ का उसमें इंडक्टेंस जनरेट हुआ। उसके बाद अब ये इस तरह से आया है, तो फिर से वही फर्स्ट स्टेज रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि रिपीटेशन हो रही है और दिशा बार बार बदल रही है। बार बार आपने दिशा को बदलते देखा है। इस प्रकार एलसी परिपथ में आवृत्ति f 1/2π√LC से विद्युत दोलन होते रहते हैं। यदि परिपथ में शून्य प्रतिरोध हो तो यह दोलन अनंत काल तक चलेगा, किंतु प्रत्येक परिपथ में कुछ न कुछ तो प्रतिरोध अवश्य होता है। अतः प्रत्येक दोलन में ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में ह्रास होने लगता है और प्रत्येक दोलन के पश्चात वैद्युत दोलन का आयाम लगातार घटता जाएगा और अंत में ये घटकर शून्य हो जाता है। ये ऑसिलेशन डैम्ड है, 11 में पढ़ा था हमने, डैम्ड ऑसिलेशन। कुछ देर बाद ये जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे कि चित्र में दिखाया है, ऐसे दोलनी धारा या ऑसिलेटरी करंट को हम अवमंदित दोलनी धारा कहते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एक प्रकार की युक्ति है या डिवाइस कह सकते हैं जिसकी सहायता से हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज की धारा को घटा या बढ़ा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदल सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अतः ट्रांसफॉर्मर का उपयोग सरल धारा के लिए नहीं किया जा सकता। ट्रांसफॉर्मर में दो कुंडलियां होती है जो एक दूसरे के विद्युत रुद्ध होती है। ठीक है, दो कुंडलियां होती हैं। इन कुंडलियों में एक कोमल पटलित, ये जो आपको दिख रहा है ये कोमल पटलित लौह क्रोड है जिसे हम लैमिनेटेड आयरन कोर कहते हैं, पर लिपटी होती है। खबर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इन पटलित क्रोड को एक दूसरे से पृथकृत अलग अलग करते हैं। लैमिनेटेड कोर्स को एक दूसरे से अलग से लैमिनेट किया ही जाता है। ट्रांसफॉर्मर की दोनों कुंडली में लपेटे गए तार पृथक इंसुलेटेड तांबे के तार से बने होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे उनमें रबड़ या प्लास्टिक चढ़ा होता है। और ये किसके बने होते हैं, ठीक है, ये जो है ये ट्रांसफॉर्मर की दोनों कुंडलियों में लपेटे हुए पृथक के तांबे के होते हैं। ठीक, इन कुंडली में एक कुंडली में प्राथमिक कुंडली जिसे P कहते हैं तथा दूसरे को द्वितीयक कुंडली सेकेंडरी कॉइल S कहते हैं। प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जुड़ा होता है। प्राथमिक कुंडली की निवेशी कुंडली तथा द्वितीयक कुंडली को निर्गत कुंडली कहते हैं। ठीक है, एक जो प्राथमिक है उसकी जो कुंडली है उसे हम निवेशी कुंडली भी कहते हैं और दूसरे को जो सेकेंडरी है द्वितीयक को उसको हम निर्गत कुंडली भी कहते हैं। प्राथमिक कुंडली के सिरों को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देने पर परिणामी धारा एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है जो द्वितीयक कुंडली से संयोजित होकर इसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। ठीक है, जिसका मान द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए जिसकी प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध हम 0 मानते हैं तथा इसके क्रोड का संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली से होकर गुजर रहा है, संपूर्ण मान के चल रहे हैं। ठीक है, माना कि प्राथमिक कुंडली के सिरों पर आरोपित प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल EP है प्राथमिक तथा किसी क्षण T पर इस कुंडली के प्रति फेरे से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स फाई है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP है, अतः प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल EP कितना होगा, -NP dφ/dt। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसीलिए इसके बहुत डिटेल में आपको हम नहीं बता रहे। यदि यह माना जाए कि फ्लक्स का कोई क्षरण मतलब लीकेज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो द्वितीय कुंडली के प्रति फेरे के साथ भी संबंधित चुंबकीय फ्लक्स फाई होगा तथा द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, ES सेकेंडरी इजिकल टू -NS इंटू dφ/dt। सेकेंडरी के लिए S और प्राथमिक के लिए प्राइमरी के लिए P यूज़ कर रहे हैं। ये दोनों समीकरण 1 और 2 मान के मैं इन दोनों को 2/1 करूँगी तो ES/EP आएगा -NS dφ/dt और -NP dφ/dt। तो dφ/dt और dφ/dt जो कट जाएंगे, माइनस माइनस का साइन भी कट जाएगा, तो ES/EP बराबर होगा NS/NP। यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो तो ऊर्जा का ह्रास भी नगण्य होता है। इस स्थिति में EP किसके बराबर हो जाएगा, जो पूरे स्रोत में विद्युत वाहक बल है आपका।
यदि दैतिक कुंडली खुले परिपथ में हो तो ES भी जो स्मॉल ES है वो कैपिटल ES मतलब दैतिक कुंडली के सिरों के विभांतर के बराबर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में हम जो EMF है आपका, जो आपका विद्युत वाहक बल है, उसको हम कैपिटल मतलब हम विभांतर के रूप में भी लिख सकते हैं, बराबर मान के लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि कहीं भी आपका ऊर्जा का ह्रास नहीं हो रहा है, या हो भी रहा तो बहुत ही नगण्य है। अब इनका जो ये समीकरण है इसको जो है R के बराबर मानते हैं, और R को कहते हैं हम परिणमन अनुपात, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। यदि किसी क्षण प्राथमिक कुंडली में धारा IP तथा दैतिक कुंडली में धारा IS हो तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा, ES IS बराबर EP IP होगा। क्योंकि आदर्श ट्रांसफार्मर में हम मान के चलते हैं कि ऊर्जा का कोई भी क्षय नहीं होता, कोई भी लॉस नहीं होता एनर्जी का, तो ES अपॉन EP जो है IP अपॉन IS मतलब NS अपॉन NP के बराबर होगा। आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में चल रहे हैं। अगर मैं ES अपॉन EP, इसमें देखिए ES है, अगर मैं EP को यहाँ लेके चली जाऊँ EP, तो ये क्या होगा, IP यहाँ है, IS नीचे आ जाएगा IS, तो ये आपका आ जाएगा। और ये किसके बराबर था, यहाँ से हमने इक्वेशन इनको ले रखा था, तो यहाँ से हमने इसको इस इक्वेशन को लिया है, ये फेरो के बराबर होता है। ES किसके बराबर है, NS और NP, ये R के बराबर है। तो ये रिलेशन बहुत आपके इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाती है। ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर जिसे स्टेप अप कहते हैं, और एक अपचाई ट्रांसफार्मर जिसे स्टेप डाउन कहते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। इस ट्रांसफार्मर में प्रयोग किए जाने वाले प्राथमिक कुंडली के तारों के फेरे की संख्या कम होती है, प्राइमरी में कम होती है, और स्टेप अप करना है, बढ़ाना है तो सेकेंडरी में उसको बढ़ा देते हैं, तथा तार मोटे होते हैं। दैतिक कुंडली के तार पतले तथा अधिक फेरों में होते हैं। ठीक है, तो स्टेप अप में क्या होगा, ऊंचाई में क्या होगा, प्राइमरी में कम रहेगा, द्वितीयक में फेरे ज़्यादा होंगे। प्राइमरी की तार मोटी होगी, द्वितीयक की तार पतली होगी। अब हम रिलेशन यूज़ करेंगे अपना, ES अपॉन EP बराबर NS अपॉन NP। अगर आपका NS सेकेंडरी का ज़्यादा है NP प्राइमरी से, तो ES मतलब जो आपका विभांतर आ रहा है सेकेंडरी में वो भी ज़्यादा आएगा आपका किससे, प्राइमरी से। ठीक है, इसी रिलेशन से निकाला है। अतः ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग पावर हाउस से दूरस्थ स्थानों पर विद्युत शक्ति को भेजने के लिए करते हैं। यदि दूरस्थ स्थानों पर विद्युत शक्ति कम वोल्टेज पर भेजी जाए तो संप्रेषण तारों में प्रवाहित धारा अधिक होगी, और संप्रेषण तारों में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में अधिक जो है ह्रास होगा, जिन तारों से ये जा रहा है। अतः जैसे कि माना कि पावर हाउस में जो है हम कितने शक्ति उत्पन्न कर रहे हैं, 1.1 गुणा 10⁶ वाट, और आपूर्ति करनी 220 वोल्टेज की, तो विद्युत शक्ति क्या होगा, आई होगा पावर अपॉन, ठीक है, अपॉन आपका जो ये वोल्टेज है। ठीक, क्योंकि हमें पता है पावर क्या होता है, VI, ये हम पढ़ चुके हैं, इसी रिलेशन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। इसमें हम वैल्यू डालेंगे तो ये इसका मान आएगा। यदि संप्रेषित तारों का प्रतिरोध R है तो ऊष्मीय ऊर्जा का शक्ति कितना होगा, I²R। इसको निकालिए। इस हानि को कम करने के लिए पावर हाउस से उत्पन्न होने वाली विद्युत ऊर्जा को ऊंचाई ट्रांसफार्मर से अधिक वोल्टेज में बदलकर दूरस्थ स्थानों में भेजे जाते हैं। ठीक है, माना अब शक्ति कितनी है, इतनी है जितनी कि आप पहले ले रहे थे, मतलब 1.1 गुणा 10⁵ कर दिया है, पर भेजा जा रहा है, तो प्रेषित तारों में कितना प्रवाहित धारा होगी, 10 एम्पेयर की। ठीक है, संप्रेषण तारों में शक्ति क्षय कितना होगा, I²R। इसको सॉल्व करेंगे तो 100R के बराबर आएगी। इस प्रकार ऊंचाई ट्रांसफार्मर से पावर हाउस से उत्पन्न विद्युत शक्ति को उच्च विभवांतर में बदलकर विद्युत शक्ति को संप्रेषण करने पर विद्युत शक्ति का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में ह्रास जो है वो कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर, दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। इसमें ठीक उल्टी कहानी है। इस ट्रांसफार्मर से उच्च प्रत्यावर्ती वोल्ट को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदला जाता है। इस ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक तथा तार पतले होते हैं। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम तथा इसके तार मोटे होते हैं। ठीक उल्टा केस है। प्राइमरी में तार पतले और ज़्यादा फेरे हैं, सेकेंडरी में तार मोटा है और फेरे कम है।
फिर से रिलेशनशिप को यूज़ करेंगे। ES अपॉन EP बराबर NS अपॉन NP। इस बार सेकेंडरी कम है, प्राइमरी ज़्यादा है, तो जो विभवांतर आपका सेकेंडरी में हो रहा है वो कम होगा और प्राइमरी विभवांतर ज़्यादा होगा। अपचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च विभव पर पावर हाउस से प्रेषित विद्युत शक्ति को घरों में पहुंचाना है। अब घरों में तो इतना वोल्टेज नहीं दे सकते, तो घरों में विद्युत आपूर्ति के लिए अपचाई ट्रांसफार्मर से 220 वोल्ट में उसको बदला जाता है। प्राय घरों में प्रयुक्त विद्युत उपकरण जो है वो 220 वोल्ट पर ही कार्यरत होते हैं। अब ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानियाँ किस प्रकार होती है, हम इसको देखते हैं। प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में धारा प्रवाहित होने से तांबे के तारों में विद्युत ऊर्जा की ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हानि होती है, क्योंकि तांबे के तारों में भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध अवश्य होता है। इस हानि को हम कॉपर लॉस कहते हैं। उत्पन्न ऊष्मा को आवेशित करने के लिए कुंडलियों के चारों ओर ठंडी हवा या तेल प्रवाहित की जाती है, तो क्रोड की भंवर धाराओं के कारण भी विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में ह्रास होता है। जिसे कम करने के लिए पटलित क्रोड का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े ट्रांसफार्मर के आसपास भी आप खड़े हो जाओ तो आपको उस हीट का, उस एनर्जी का, उस गर्मी का आपको एहसास होता है, और हमेशा एक आवाज़ भी, हमिंग साउंड की साउंड भी आती रहती है। ये आपके ऊर्जा की हानियों को ही दिखाता है। प्रत्येक वैद्युत चक्र में लोह क्रोड चुंबकित तथा विचुंबकित होता है। एक बार वो मैग्नेटाइज, दूसरी बार डीमैग्नेटाइज होता है, जिससे विद्युत ऊर्जा का ह्रास ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में होता है। इसे कम करने के लिए क्रोड चुंबकीय मिश्र धातु का बनाया जाता है, जिससे कि शैथिल्य वक्र, जिसे हिस्टेरेसिस कर्व कहते हैं, का क्षेत्रफल न्यूनतम हो। प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली में नहीं गुजरता, इसे फ्लक्स हानि या फ्लक्स लॉस कहते हैं। अतः ES-IS छोटा होगा EP-IP से, सेकेंडरी में कम होगा। ट्रांसफार्मर की अगर एफिशिएंसी हम निकालना चाहें, दक्षता निकालना चाहें, तो इसका सूत्र होता है नीटा। ये नीटा है, N जैसा दिखता है लेकिन इसका ये वाला साइड लंबा होता है, इसे नीटा कहते हैं। ये बराबर है निर्गत शक्ति, दैट इज आउटपुट पावर बटे निवेशी शक्ति, इनपुट पावर। तो ES-IS अपॉन EP-IP। नीटा का मान सदैव 1 से कम होगा, अर्थात अच्छे से अच्छा ट्रांसफार्मर का भी दक्षता कभी भी 100% नहीं हो सकती। प्रत्यावर्ती धारा की दिष्ट धारा की तुलना में उपयोगिता। प्रत्यावर्ती धारा को उच्चाई ट्रांसफार्मर से उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करके पावर हाउस से विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेज सकते हैं। इससे ऊर्जा की हानि न्यूनतम होगी, किंतु सरल धारा के लिए ऐसा नहीं कर सकते। चोक कुंडली द्वारा शक्ति में बिना क्षय के विद्युत धारा को नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि दृष्ट धारा पर नियंत्रण केवल ओमीय प्रतिरोध द्वारा ही आप लगा सकते हो, जिससे वैद्युत शक्ति में I2R की हानि भी होती है। प्रत्यावर्ती धारा को सुगमता से सरल धारा में बदला जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा की अब हानियाँ देखते हैं। यह दृष्ट धारा की तुलना में अधिक खतरनाक होती है, ये हमने पहले सिद्ध भी किया था, और ये प्रश्न भी कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि ये क्यों खतरनाक होती है। प्रत्यावर्ती धारा तार की सतह से प्रवाहित होती है, अतः जहाँ मोटा तार की आवश्यकता होती है, कई पतले तारों को मिलाकर मोटा तार बनाया जा सकता है। विद्युत विश्लेषण, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आदि सरल धारा द्वारा ही की जा सकती है, इनको हम प्रत्यावर्ती धारा द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है और हमारा सेक्शन A भाग क जो है किताब का कंप्लीट हो जाता है। भाग ब में भी हम काफ़ी चैप्टर्स कर चुके हैं और नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट B जो हमारा है भाग ख जो है, उसमें जितने हमारे चैप्टर्स बचे हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। यदि आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इनको अच्छे से करिए, असाइनमेंट आपको अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।